Hello students, in this video we will study class 9 standard physics chapter gravitation. So let's begin. First we have to understand what is in by gravitational force. In this chapter what we have to study? First the gravitational force. It is the one of the fundamental force in the nature. दुनिया में चार फंडामेंटल फोर्सेस है. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. एक नंबर का फोर्स. दूसरा नंबर का फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. दिस इज द सेकेंड फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर. थर्ड फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स. एंड फोर्थ वन इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस फोर्स. इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. We will also study what is in by free fall. Free fall किसे कहते हैं? Concept of free fall. We will also study about the mass and weight. What is the difference between mass and weight? Mass और weight के बीच में difference क्या है? We will also study about the thrust and pressure. Thrust और pressure क्या होता है? And we will also study the one of the important principle that is called as Archimedes principle. Isn't it? You might heard about the eureka word, and that is what that also we will study in this chapter. So first we have to understand the what is by gravitational force. We will start with the gravitational force. As we know that all the planets are revolving around the sun in a circular path because of the gravitational force. The moon is also revolving around the earth बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये आपको सभी को पता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं दैट इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली. मून जो है वो भी क्यों चक्कर काट रहा है अर्थ के? ऐसे ही थोड़ी ना है, बिकॉज ऑफ द फोर्स है. कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे. चलिए 10.1 ग्रेविटेशन. तो बेसिकली ये न्यूटन को आइडिया कैसे आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स की? तो ये बनी बनाई हुई कहानी हम सभी को पता है कि न्यूटन जो थे वो जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जो एप्पल है, एप्पल का पेड़ है, एप्पल वो वहां से उनके सर पे गिर गया और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि यार ये जो एप्पल है वो नीचे क्यों गिर गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, है ना. जैसे हम सोचते हैं कि हम वैसे बेसिकली ऐसे सोचते नहीं है ना, एप्पल नीचे गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको खा लेंगे, इतना टेंशन नहीं लेते, है ना. So basically fall of this apple from the tree on his head, Newton's head, and he start thinking that why this is so happened. ऐसा क्यों हुआ कि एप्पल नीचे गिर गया? And he was thinking that there might be some of the gravitational, there might be some of the force that is attracting to the apple. ऐसा कोई तो एक फोर्स होगा जो क्या कर रहा है, एप्पल को नीचे खींच रहा है, उसके तरफ खींच रहा है. और ये अगर ऐसा हो सकता है कि अर्थ के यहाँ पर कोई तो फोर्स है जो क्या करता है, एप्पल को नीचे खींचता है, तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये जो फोर्स है वो दुनिया में हर दो चीज के बीच में हो सकता है. तो मून और अर्थ के बीच में भी ऐसा हो सकता है. ये प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के बीच में भी ये फोर्स क्यों नहीं हो सकता? He was start thinking about these things and he has done lot of research on it and finally given the universal law of gravitation to the world. हमको ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसका फॉर्मूला दे दिया. तो ये ग्रेविटेशन फॉर्मूला क्या है जिसको न्यूटन ने ढूंढ निकाला है, क्यों इतना इसको इंपॉर्टेंस है, दैट वी हैव टू स्टडी. बिफोर दैट वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स. व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स हम किसे कहेंगे? व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देखो, सेंट्री और पिटल. तो सेंट्री का मतलब क्या हो गया? सेंटर. और पिटल का मतलब क्या हो गया? टूवर्ड्स. तो ये जो है हम सेंट्री को हम यहाँ पर कहेंगे सेंटर एंड पिटल को मतलब क्या है? टूवर्ड्स. और ये क्या है? फोर्स है. तो द फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंटर सीकिंग फोर्स, द फोर्स एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर. यहाँ पर देखो कोई अगर सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, या फिर कोई सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर कोई बच्चा रनिंग कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, ये इसका सेंटर है. तो
तो यहाँ पर इस पे क्या होता है, सर्कुलर ट्रैप में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसको एक सेंटर की तरफ खींचता है एक फोर्स, सेंटर की तरफ एक फोर्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल when the object is moving around the circumference of the circle, such a force is called as the centripetal force. The force acting toward the center of the circle when object is moving on the circumference of that circular path, that is called as the centripetal force. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने वाला फोर्स, द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ और ऑब्जेक्ट इज इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट वी कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगता है आपको किसकी वजह से होता है, जो मून जो होता है वो सर्कुलर मोशन में क्यों घूमता है अराउंड द अर्थ, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर कहेंगे सर ये ऐसा नहीं है, ये जो मून होता है ना वो चक्कर इस सन के मून जो है वो अर्थ के चक्कर इसलिए काट रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑफ कोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज गिवन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जहां पर भी सर्कुलर मोशन होगी, जहां पर भी सर्कुलर मोशन होगी वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने का रीजन अलग अलग हो सकता है। जहां पर अभी हमने देखा कि अगर जो प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं अराउंड द सन, देयर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑफ कोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, and this centripetal force is provided by the gravitational force of attraction between the planets and the sun। ठीक है, प्लैनेट और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, ये जो प्लैनेट्स है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि सर्कुलर ट्रैक पे भी ये क्या होता है, फोर्स एक्ट होता है सर्कुलर मोशन में। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, व्हाट इज इन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो है लॉ ये बहुत ही फेमस हो गया था, न्यूटन जी ने जब इसको अपने बुक में लिखा था प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए देखते हैं, अगर दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं होता, एक दूसरे को रिपल्स नहीं करता। जैसे मैग्नेट में होता है, देखो मैग्नेट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि साउथ साउथ पोल और नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर हम नजदीक लाते हैं तो रिपल्सिव फोर्स होता है, एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है मैं राइट। लेकिन जब नॉर्थ और साउथ होता है मैग्नेट में तब क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी, कैसा पोल है। लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव नेचर, ये रिपल्सिव नहीं है। चलिए देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। सपोज वी हैव वन ऑब्जेक्ट m1 मास इसका है, or another object having mass m2, we have two objects, one object is having mass m1 and second object having mass m2, and these two objects are separated by distance d। अब ये डिस्टेंस कहां से लेना है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर पे दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में, और दोनों के सेंटर से लेकर सेंटर तक डिस्टेंस लेना है, सेंटर से लेकर सेंटर तक, सेंटर से सेंटर मिलाओ तो डिस्टेंस जो लेना है वो सेंटर से सेंटर लेना है। आप कहोगे सर अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर शेप का नहीं होगा तो क्या करना है, सपोज कोई ऐसा शेप का है तो इसका हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लेंगे, इन दोनों का देखो ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का ये जो पॉइंट है और इसके बीच में जो डिस्टेंस है व्हाट एवर इट इज डिस्टेंस डी, और उसके हिसाब से आपको निकालना है। दो ऑब्जेक्ट का मास आपको पता होना चाहिए और उसके बीच में डिस्टेंस पता होना चाहिए, देन यू कैन कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत आसान है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज पे डिपेंड होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास बहुत ही कम है तो ये फोर्स बहुत ही कम होता है। अगर आप चाहते हो कि ये मास इफेक्टिव होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मास बड़ा होना चाहिए। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है ये और ये, तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा का, यस फोर्स इज देयर। दुनिया में हर दो चीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो चेयर के बीच में है, अर्थ और प्लैनेट्स के बीच में है। लेकिन ये फोर्स इफेक्टिव कब होता है, ज्यादा कब होता है, जैसे हमने देखा कि
दो चेयर होती है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। आप कहोगे सर दुनिया में हर दो चीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो चेयर क्यों अट्रैक्ट नहीं करती? दो चेयर इसलिए अट्रैक्ट नहीं करते, उनका मास बहुत कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास बहुत बड़ा चाहिए, लाइक मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द प्लैनेट्स, इतना बड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर कहोगे सर क्या दोनों ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है? नहीं है, दोनों में से किसी एक भी ऑब्जेक्ट का, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो बड़ा होना चाहिए। दोनों छोटी होगी तो फोर्स बहुत ही कम होगा। इट इज अ वेरी 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 स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट, अगर आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑब्जर्व करना है तो एक ऑब्जेक्ट का एटलीस्ट मास बहुत बड़ा होना चाहिए। क्योंकि इसलिए रीजन क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मासेस। दो ऑब्जेक्ट के मास पे मल्टीप्लीकेशन पे है। एक ऑब्जेक्ट का मास बड़ा है, दूसरे का छोटा है, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो मास का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन दोनों छोटे हो गए तो आंसर छोटा आएगा, देन फोर्स हो जाएगा कम। या फिर दोनों ऑब्जेक्ट का मास बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लीकेशन विल बी मोर, मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो। द फोर्स इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, multiplication of their masses. The force is inversely proportional to the square of the distance between them. ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बीच में का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पर m1 और m2 न्यूमरेटर में है, और ये जो साइन है इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। क्या कहते हैं इसे? प्रोपोर्शनलिटी साइन। इसका मतलब क्या होता है, अगर f की वैल्यू बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? जब मास की, इन दोनों के मास की वैल्यू बढ़ेगी, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इन दोनों का मास की वैल्यू अगर कम होगी तो ये फोर्स भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों भी न्यूमरेटर में है, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, फोर्स एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। एक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो दूसरे की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है। डी स्क्वायर क्या है, डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पर इनवर्सली है, डिनोमिनेटर में है ना डी स्क्वायर डिनोमिनेटर, तो दैट्स व्हाई ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हियर द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डी है, इसका स्क्वायर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो बेसिकली डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि फोर्स ज्यादा चाहिए हमें तो डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दिस इज व्हाट द एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड मास एंड फोर्स एंड डिस्टेंस। इनको हम कंबाइनली लिखेंगे, एफ इज अ प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों साइन है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन लिखेंगे m1 into m2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, डी स्क्वायर्ड, डी स्क्वायर्ड। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन अगर आपको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लिखना पड़ेगा और एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो हमें क्या करना होता है, इक्वल टू साइन लिखने का और एक कांस्टेंट लिखने का। यहाँ पर हम कैपिटल जी लिखेंगे क्योंकि न्यूटन जी ने लगाया था कैपिटल जी, तो हम भी क्या करेंगे, कैपिटल जी लगाएंगे। तो कैपिटल जी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों कहते हैं इसे हम, व्हाई वी कॉल्ड इज यूनिवर्सल, बिकॉज इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही है, इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। अगर हम कहेंगे हम दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे तो क्या जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नेवर नेवर नेवर। क्या दूसरे दूसरे सोलर सिस्टम में जाएंगे, दूसरे गैलेक्सी में जाएंगे तो कैपिटल जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या चेंज होगी, नहीं, कैपिटल जी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द होल यूनिवर्स। तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। अब इसका यूनिट कैसा आएगा, देखो इसका यूनिट निकालना बहुत आसान है। देखो क्या करने का, कैपिटल जी का यूनिट निकालना है तो यहाँ पर पहले हम डी स्क्वायर डिवाइड करता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ इंटू डी स्क्वायर, और m1 m2 मल्टीप्लाई करता है तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा m1 इंटू m2। तो यहाँ पर कैपिटल जी को हमें तनहा रखना है, अकेला रखना है, राइट साइड में रखा है हमने इसने। तो यहाँ पर इन सब का यूनिट मिला के कैपिटल जी का यूनिट बनेगा। देखो एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है ना यहाँ पर,
तो यहाँ पर आएगा मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, दोनों ऑब्जेक्ट के मास है, मास किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसका किलोग्राम इसका किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर, ये बनेगा कैपिटल जी का यूनिट। ठीक है, ये बनेगा कैपिटल जी का यूनिट। तो बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। तो इन दिस वे वी आर एबल टू फाइंड द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है सपोज 1 किलो, दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास भी सपोज 1 किलो है, और ये एक दूसरे से 1 मीटर पे डिस्टेंस पे है, तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? हाउ कैन वी कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स? बहुत आसान है, दो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में डिस्टेंस भी गिवन है, पहले का ऑब्जेक्ट का जो मास है इट इज 1 किलोग्राम, और सेकेंड ऑब्जेक्ट का ऑल्सो कि 1 किलोग्राम। तो फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। चलो F इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू कितनी है? अभी हमने लिखी यहाँ पर ऊपर, ये देखो 6.673 इंटू m1 इंटू m2, m1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर। तो देखो F इज इक्वल टू 6.673, यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 11 लिखना भूलना नहीं है। 10 टू द पावर माइनस 11, 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, 1 1 डिवाइडेड बाय 1 1, तो ये पूरा सब 1 आएगा मल्टीप्लाई बाय ये, तो दिस विल बी द आंसर 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन। सो इन दिस वे वी कैन एबल टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। कैसे करते हैं? चलो एक और एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। उससे पहले हम यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विद एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is a proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इस दुनिया में हर दो चीज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एंड दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड इट इज proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and this force is a line joining along their centers। दो ऑब्जेक्ट के सेंटर से होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये पहला, दिस सेकंड वन, तो ये फोर्स ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये घूम फिर के फोर्स लगेगा। फोर्स जो होगा वो लाइन ज्वाइनिंग द बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो बीच में क्या होगा? डायरेक्ट फोर्स लगेगा ऐसे। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि फोर्स जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मासेस, पहले ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, देयर मल्टीप्लीकेशन। अगर मल्टीप्लीकेशन बड़ा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। दूसरा है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। देखो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर। अब हम इनको क्या करते हैं? कंबाइनली लिखते हैं। कंबाइनली लिखने पर क्या मिलेगा हम लोगों को? हमको मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। और जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल टू साइन लिखेंगे और एक कांस्टेंट लिखेंगे कैपिटल G। इस कैपिटल G को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, which is 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स बेसिकली, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको पूछा गया व्हाट इज इन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो आप क्या कहोगे? सर दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज द बेसिकली this is the attractive force between any two objects in the universe and which is a product proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ऐसा कहोगे, यह होगा स्टेटमेंट। और मैथमेटिक्स कैसे लिखने का? F is a proportional to m1 into m2, F is inversely proportional to 1 upon d square, F is a proportional to combine लिखो m1 m2 upon d square, F is equal to कैपिटल G कांस्टेंट लिखो, प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करके, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और कैपिटल G ये होगा, ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पर देखने का पहला ऑब्जेक्ट, ये डायग्राम निकालने की, पहला ऑब्जेक्ट का मास m1, दूसरे का m2, डिस्टेंस बिटवीन देम d, हो गया, दिस मच इट इज देयर। ये डायग्राम ड्रॉ करने की हो गया, दिस इज अ फोर्स बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स, दिस इज द कैपिटल G इनटू m1 इनटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, यही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए गौर से, F इज इक्वल टू कैपिटल G इनटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Universal law of gravitation, every object in the universe attract with every other object with a force which is a proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them।
मैथमेटिकली F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन डी स्क्वायर। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन। अच्छा, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगा क्या? यस, इट इज देयर, ग्रेविटेशन फोर्स इज देयर बिटवीन सन एंड अर्थ। हाउ मच इट इज देयर, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। चलो, मास हमें अर्थ का पता होना चाहिए, उसके लिए इट इज गिवन 6 into 10 to the power 24, ये होगा हमारा m1। दूसरा है ये हमारा m2, इसका मास मतलब मास ऑफ द सन इज 2 into 10 to the power 30 किलोग्राम। एंड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, इन दोनों के बीच में एवरेज डिस्टेंस जो है 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। इसे हम क्या कहेंगे? डी कहेंगे। चलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं हमारा, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, वेरी इजी इट इज देयर, जस्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर आता है आपको तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देखो बहुत आसान है। F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। यही है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला। चलो वैल्यू पुट करना है। F इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू अभी हमने बताई थी, कितनी थी वो? 6.673। ये 3 नहीं लिखा तो भी चलेगा, 6.67 लिखा तो भी चलेगा अप्रोक्सीमेटली। M1 की वैल्यू कितनी है? 6 into 10 to the power 24, और M2 की वैल्यू कितनी है? 2 into 10 to the power 30। चलो थोड़े कैलकुलेशन हम आसान करने के लिए अलग तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। डी कितना है आपका? अच्छा, डी का स्क्वायर है, दिया है ना इधर डी का स्क्वायर। चलो डी कितना है? 1.5 into 10 to the power 11, तो यहाँ पर लिखे 1.5 into 10 to the power 11 होल ब्रैकेट का स्क्वायर करना भूलना नहीं है। चलो F इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करते हैं? 6 into 2 हो जाएगा, इसको कितना होगा? 6 into 2 हो जाएगा 12, 12 into 6.67, 3 नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये पावर का पावर कितना होता है? यहाँ पर 10 to the power -11 भूलना नहीं है लिखने का, ठीक है? इसकी वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू, और यहाँ पर 10 to the power -11 में यहाँ पर लिख देता हूँ -11 इंटू, ये देखो इसका पावर और इसका पावर क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर 30 है ना, ये तो बेस से में तो पावर की क्या होती है? एडिशन ना, पॉजिटिव 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाय क्या करना है? इसका स्क्वायर है। देखो 1.5 को मैं लिखता हूँ 3/2। सर ऐसा क्यों लिखा है? थोड़ा इजी कैलकुलेशन करेंगे ना अपने तरीके से। चलो 3/2 मतलब 1.5 ना, 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5 होता है ना, 10 to the power 11 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। चलो तो F इज इक्वल टू कितना आएगा? F इज इक्वल टू, चलो 12 इंटू 10 to the 6.67 इंटू 10 to the power -11 इंटू, यहाँ पर इनका एडिशन हो जाएगा ना, 24 प्लस 30 कितना होता है एडिशन? हाँ, इट इज अ 54। चलो डिवाइडेड बाय चलो इसका इसका स्क्वायर करेंगे ना, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 10 to the power 11 का भी स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 to the power, पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन 11 इंटू 2 22, ठीक है? तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया, 4 ऊपर चला जाएगा वैसे। F इज इक्वल टू 12 इंटू, ये 4 ऊपर चलाएगा, 12 इंटू 4 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर करेंगे 54, बेस सेम है, पावर की एडिशन सब्ट्रैक्शन, 54 माइनस 11, और 22 भी ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर 22 माइनस हो जाएगा जब ऊपर चला जाएगा। तो न्यूमरेटर की वैल्यू जो होती है ऊपर चली जाती है, उसकी पावर क्या होती है? माइनस होती है। बेसिक मैथमेटिक्स है ना बच्चों। हाँ, ये 9 है, ठीक है? 10 टू द पावर 22 ऊपर चला जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, 10 टू द पावर -22। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे 3 से, इसको 3 से डिवाइड कर दो 3, यहाँ पर आएगा 4। ओके, F इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 16, ठीक है? एंड 6.673 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 4 16, ठीक है? 16, तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, 4 इंटू 4 16, 16 से मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 11 होगा, एंड 16 6 कितना होगा? 96, 96 यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 10 कैरिंग, 16 6 आ गया 96, तो ये हो जाएगा 106। दो डेसिमल पॉइंट देना है, 106.72, ये आ जाएगा 106.72 डिवाइडेड बाय 3 बराबर है, इनटू
10 टू द पावर 54 माइनस 11 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, ये देखो यहाँ से आएगा 43, ठीक है। 4 में से 1 चला गया तो 3, 5 में से 1 चला गया तो 43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 एज इट इज। इसको डिवाइड कर दो बच्चों, कितना आएगा 3 3 जा 9, यहाँ पर 1 कैरिंग तो यहाँ पर आएगा 16, 3 5 जा 15, तो 16 माइनस 15 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, डेसिमल पॉइंट दे दो 17 हो जाएगा, 3 5 जा 15 अगेन 2, यहाँ तक किया तो भी चलेगा लेकिन इसके आगे और एक डेसिमल लेटर है, 3 7 जा 21, ठीक है। इंटू 10 टू द पावर, इसका देखो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पर माइनस साइन है तो 3 में से 1 चला गया, 2 चला गया तो 1, और 4 में से 2 चला गया तो 2, तो 21, 10 टू द पावर 21, तो इतना फोर्स जो है वो हमें मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरफ अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जो है फ्री फॉल दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।